स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में और जस्ट अभी मैं यूएसए का 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवा कर आ रहा हूँ। यही एम्बेसी है मेरी, इसके पीछे बिल्डिंग थी। और मेरा ये वीज़ा कैसे लगा, मैंने एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर होकर किसी दूसरे देश में, शेंगन कंट्री में अपॉइंटमेंट कैसे ली, अपॉइंटमेंट की मैंने पेमेंट कैसे की और इंटरव्यू में क्या क्या सारा हुआ, ये जितना भी प्रोसेस था ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारा आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। लो जी, सबसे पहले तो बात करते हैं हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, उसमें एक असूल बना हुआ है, एक चलन ही बन चुका है कि अगर किसी बंदे का किसी कंट्री का वीज़ा लग जाता है ना, तो उसको ये सबसे बड़ा वहम हो जाता है कि उस कंट्री का वीज़ा लगना ही सबसे आसान बात है। और जिस तरीके से उस बंदे ने वो वीज़ा लगवाया होगा, फिर उसको लगने लगता है कि जो जो हरकतें मैंने की थी वीज़ा लेने के लिए, बस वीज़ा वैसे ही लग सकता है। अब कई लोगों ने, मैंने देखा कि किसी का वीज़ा लगा, उसने कहा कि मैं ना नीले रंग की शर्ट डाल कर गया था, तो अब नीले रंग की शर्ट डाल के जाओ इसलिए वीज़ा लगेगा। मैंने जाके वीज़ा ऑफिसर के सामने पासपोर्ट ऐसे करके नहीं ऐसे करके दिया, उससे मेरा इंप्रेशन बन के ऐसे वीज़ा लग गया मेरा। फिर कई कहते हैं कि भाई आपने ना दिल से जवाब नहीं दिए, जो दिल से ऑनेस्टली जवाब देते हैं ना वीज़ा ऑफिसर को, दिल से नहीं दिए इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जिन जिन लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं वो क्या सारे झूठे होते हैं? उन्होंने दिल से जवाब नहीं दिए होते? तो ये सब बेकार की बातें हैं। हर बंदे का प्रोफाइल डिफरेंट है, हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। दिल से विल से ये सब का चलता है यार। सिर्फ आपका वीज़ा इसलिए लग गया क्योंकि आप सही जगह पे, सही टाइम पे, सही वीज़ा ऑफिसर के सामने उस दिन खड़े हुए थे, शायद जिसका तब मूड सही था। ठीक है, बाकी प्रोफाइल आपका बिल्कुल मैटर होता है, काम वाम वो भी करता है। अगर बाई चांस आपका वीज़ा किसी कंट्री का रिजेक्ट हो गया तो आप किसी को बोलोगे भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो सबसे पहले बहाना पता क्या लगाते हैं, भाई आपने अकेले अप्लाई किया था ना इसलिए रिजेक्ट हो गया, फैमिली के साथ करना अगली बार। अगर आप बाई चांस फैमिली के साथ अप्लाई करते हो और आपका रिजेक्ट हो जाता है, वही बंदे फिर बोलेंगे भाई फैमिली के साथ किया था ना इसलिए आपका पूरा रिजेक्ट हो गया, सिंगल करके करो तब एक्सेप्ट होगा। बातों में मत आओ किसी की, जो है आपका प्रोफाइल उस पर कॉन्फिडेंस रखो, वीज़ा लग जाएगा और कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं, अब नहीं तो अगली बार। ठीक है, अब मैं आता हूँ सीधा यूएसए वीज़ा पे। अब इसका मैंने कैसे लगवाया, प्रोसेस क्या था। मैं घूम रहा था बाल्टिक कंट्रीज़ में, हो गया लैटविया, हो गया लिथुआनिया, हो गया। अचानक जब मैं लिथुआनिया विल्नियस में पहुँचा तो मैंने देखा यार कि यहाँ जो यूएसए की वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट है ना, वीज़ा अपॉइंटमेंट जो टाइम मिल रहा है वो सिर्फ 1 दिन का है। भाई मैं देख के बड़ा हैरान हुआ क्योंकि इंडिया में मैंने चेक किया, इंडिया में तो 600 से ज़्यादा दिन का वेटिंग टाइम है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसको बुक करते हैं अपॉइंटमेंट को। मैंने जल्दी जाके अपना लिथुआनिया की एम्बेसी की, यूएस की वेबसाइट जो है ना, उस पर मैंने एक अकाउंट बनाया। अपना अकाउंट बनाने के बाद वहाँ अपना प्रोफाइल रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद जब मेरा प्रोफाइल रजिस्टर हो गया तो उसने मुझे बता दिया कि 1-2 दिनों की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है, अब DS 160 फॉर्म भरो जाके। उसके बाद मैं गया DS 160 फॉर्म भरने के लिए। मैंने DS 160 फॉर्म भरा अपना, भरने के बाद वो DS 160 का नंबर वहाँ डाला, फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब मैंने फॉर्म बना लिया, बात आई कि भैया पेमेंट कैसे करनी है। अब पेमेंट मुझे था कि यहाँ किसी के बैंक अकाउंट में, यहाँ यूएस एम्बेसी के अकाउंट में पैसे वैसे जमा करने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट सारी ऑनलाइन थी। जो लिथुआनिया की यूएस एम्बेसी की वेबसाइट है ना यहाँ की, उसकी अब जो पेमेंट है वो ऑनलाइन अपने वीज़ा, डेबिट, क्रेडिट किसी भी कार्ड से कर सकते हो। तो भाई मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए पेमेंट इसकी ऑनलाइन कर दी। यूएस की जो पेमेंट फ़ीस है वो कितनी है, ये पड़ेगी आपको पेमेंट $185, $185। पहले थी $160, रिसेंटली थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है इसका, और बढ़ के इन्होंने $25 यूएस एम्बेसी ने बढ़ा दिया, तो अब ये हो गया $185। कन्वर्ट किया, उस बैंक ने €175 मैंने पे कर दिए। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट मिल गई जी अगले दिन की। अब मैं प्रोसेस बताता हूँ कि सारा प्रोसेस हुआ गया। सुबह मेरी 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं 9:30 बजे पहुँच गया। तो रिसेप्शन पे गया,
इनका जो एम्बेसी है ना, एम्बेसी के बाहर ही रिसेप्शन बनी हुई है, तो सारे लोग खड़े होकर उधर ही वेट करते हैं। मैं रिसेप्शन पे गया, खुली छत थी, कोई उसमें, अच्छा दिक्कत ये थी उस दिन स्नो हो रही थी, मतलब ऐसे ही बर्फ़बारी पड़ रही, सब लोग बाहर ही खड़े हुए हैं ऐसे ही। मतलब स्नो यहाँ होती है हल्की हल्की, कुछ ज़्यादा मतलब इतना वो घबराने वाली बात नहीं कि पहाड़ ही गिर पड़ेगा, वो रुई जैसी जो बर्फ़ गिरती है। तो भाई मैं जब रिसेप्शन पे गया तो कहते कि आपका ना वेटिंग टाइम, जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो 10:30 बजे का है, 9:30 बजे है अभी। बड़े प्यार से बोला, कहते आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ खड़े हो जाएं और आपके 10:30 बजे बजने का इंतज़ार करें, लेकिन उससे पहले कई लोग आएंगे, उनको अंदर जाने दीजिए आप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 घंटे के लिए आप इधर उधर घूम लो, 10 मिनट पहले आ जाना। मैंने कहा चलो भैया, मेरा हॉस्टल एम्बेसी से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं जाके हॉस्टल में जाके बैठ गया। तो पूरे एग्जैक्ट 10:30 बजे पहुंचा हूँ। 10:30 बजे रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे जाने के बाद उन्होंने मेरे को एक बैच दिया जो मैंने यहाँ अपना लगाया, साथ में लाइन पे खड़ा कर दिया, वही रिसेप्शन के साथ जो अंदर एंटर करने के लिए लगी हुई थी। तो भाई बाहर अब लाइन में खड़े हुए थे, वे जैसा मैंने बताया स्नोइंग हो रही थी पूरी, एक एक बंदा अंदर जा रहा था, अंदर से दरवाज़ा खुलता था। दरवाज़ा खुलने का मतलब ये है कि जो लाइन में आगे खड़ा होगा वो आगे मतलब दरवाज़ा खुल के अंदर जाएगा। अंदर जाते हो वही आपका सिक्योरिटी चेकअप। भाई सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, मोबाइल और आपका क्या है ये जो हेडफोन्स हैं वायरलेस, इसके सिवाय आप अंदर कुछ नहीं लेके जा सकते, लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, आपको इवन बैग भी अलाउ नहीं करते अंदर, तो आपको वो बाहर ही कहीं अपने हॉस्टल में रख के आना पड़ेगा। मतलब एम्बेसी के कंपाउंड के अंदर इवन, हाँ मोबाइल आपके सिक्योरिटी वाले ज़रूर जमा कर देते हैं, मोबाइल लेके जा सकते हो, छोटा मोटा हेडफोन लेके जा सकते हो, उसके बगैर कुछ भी नहीं लेके जाने देंगे। मैंने अपना मोबाइल जमा करवाया, तो मैं बता दूं कि मेरे टाइम पे 8-10 बंदे थे वहाँ इंटरव्यू देने आए हुए यूएस के वीज़ा की। इंडियन कोई भी नहीं था, सब फॉरेन रेजिडेंट थे सारे लोग, कुछ होंगे मतलब जैसे अलग अलग कंट्री से। बर्फ़ गिरी। अच्छा उससे पहले क्या हुआ, जब सिक्योरिटी मैंने क्लियर की ना, एक मज़ेदार वाक़या हुआ वो बताता हूँ। तो सिक्योरिटी वाला बंदा कहता कि ना ये येलो लाइन को फॉलो करो, मतलब नीचे येलो लाइन बनी हुई थी, कहते उसको फॉलो करते जाओ, आप सीधा अंदर एम्बेसी के कॉन्सुलर सेक्शन में पहुंच जाओगे, क्योंकि अंदर एम्बेसियां बहुत बड़ी होती हैं यूएस की, आपको पता ही है। तो मैं पीली लाइन के ऊपर चलना शुरू किया, आगे जाके पीली लाइन गायब हो गई क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी तो नीचे कुछ दिखाई नहीं, मतलब ये हाल था वैसे ही बिल्कुल वहाँ। तो भाई मैं उधर जाके ना स्टैंड स्टिल हो गया कि मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ यार। अच्छा हमेशा मुझे लगता है कि जैसे ना यूएस एम्बेसी जैसी जगहों पे कोई ना कोई आपको चोरी से देख रहा है, और मुझे लगता था कि जैसे कोई देख के वो आएगा मेरे पास, वो कहेगा भाई आपको पीली लाइन नहीं दिखी ना इसलिए आपका वीज़ा कैंसिल तो ये फीलिंग थी। लेकिन मैं तो खड़ा हो गया, पता ही नहीं लग रहा कि जाना कहाँ है, बर्फ़ पड़ी हुई है हर तरफ, कोई उधर बंदा नहीं दिख रहा। अचानक उधर से कोई एम्बेसी ऑफिशियल आया, तो उन्होंने मुझे बताया, मैडम थी बड़ी हेल्पफुल थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कहाँ जा सकते हो। और मैं उसके बाद उस जगह पे रूम में चला गया, उनके काउंसलर सेक्शन वाले रूम में। अब काउंसलर सेक्शन वाले रूम में जब मैं गया हूँ तो 3 काउंटर होते हैं अंदर, ये याद रखो, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4। सबसे पहले आपका काम है काउंटर नंबर 2 पे जाना, वहाँ जाके आप अपना पासपोर्ट जमा करवाते हो, ठीक है। अब मेरे पास 2 पासपोर्ट थे, मैंने जब अपना पासपोर्ट दिया, मैंने दोनों दे दिए, तो मैडम ने दोनों पासपोर्ट लिए, तो कहती कि ये पासपोर्ट, पुराने वाले पासपोर्ट को मैडम इशारा करके कहती इस पर यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है कोई। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये पुराना पासपोर्ट है मेरा। कहती हाँ वो मुझे पता है, इस पर यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं। तो कहती ये मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लो तो ठीक है जी। नया वाला पासपोर्ट अपने पास रखा, उस पर उन्होंने कुछ स्टिकर चिपकाया, तो कहते आप थोड़ी देर बैठ के वेट करो, काउंटर नंबर 3 आपको बुलाएगा आपके बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट के लिए। तो मैं भी बैठ गया, 8-9 बंदे थे अंदर बस जो इंटरव्यू देने आए थे। काउंटर नंबर 3 से मेरी आवाज़ आई, और काउंटर नंबर 3 के बाद भाई मैं बैठता हूँ यार ज़रा। तो काउंटर नंबर 3 से आवाज़ आई अपनी, तो मैं उधर जब गया हूँ तो अपनी उंगलियों के निशान दिए सारे। मैडम यार बड़े अच्छे थे, मतलब मुझे जितने वीज़ा ऑफिसर यहाँ जितने भी तीनों काउंटर पे थे ना मिले, बड़े हंसमुख से हंस के बात कर रहे थे। तो मैडम ने मुझे कहा कि आप फिंगरप्रिंट ना अच्छे से छप नहीं रहे थे, तो
मैडम खुद ही बोली कि हाँ ठंड बहुत है ना बाहर, शायद इसलिए उंगलियां वो जकड़ सी जाती हैं। मैंने कहा यार मैंने कहा मैं बाहर वैसे गुम भी हो गया था अभी तो कैसे ऐसा ही माहौल था, हंसी मजाक वाला ही था, मतलब इतना सीरियस नहीं था। तो उसके बाद जब उसने फिंगरप्रिंट लिया, कहते आप बैठे, अब आपको काउंटर नंबर 4 पे बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे ये काउंटर बने हुए हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं सारी, तो आप मतलब ना सुन सकते हो कि बंदा क्या बोल रहा है, उधर से क्या आवाज़ आ रही है। तो भाई जब मैं उधर जाके बैठा हूँ तो उसके बाद मेरी बारी आई है। जो मेरी यूएसए की वीज़ा की इंटरव्यू चली है ना, आप हैरान हो जाओगे सुन के, मेरी इंटरव्यू चली है 15 मिनट तक के लिए। मैं बड़ा हैरान हूँ क्योंकि मुझे अब तक ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू इनकी चलती हैं, यूएसए की वीज़ा ऑफिसर लेते हैं सिर्फ 1 मिनट तक, ज़्यादा तक कुछ सेकंड चलती हैं। भाई 2 सवाल पूछते हैं, व्हाट्स द पर्पस और वीज़ा कैंसिल, ये होता है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में। 15 मिनट तक मेरी बातचीत हुई है। सबसे पहले मैं जब मैं काउंटर पे गया हूँ, भाई वीज़ा ऑफिसर ने ना बड़ा घूर के देखा मेरे को, मतलब ऐसे घूर के देख रहे जैसे कुछ होती ना, पता नहीं बंदा, मतलब मैंने आंखें 2 मिनट के लिए नीचे कर ली थी उसके बाद। तो खैर पासपोर्ट खैर उन्हीं के पास है। तो पूछते कि क्यों जा रहे हैं आप, तो मैंने बताया कि भाई मैं बड़ा एक मतलब एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे और ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। सब मेरा मेन पर्पस है कि मैं ब्लॉग करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा। तो जब मैंने यूट्यूब का नाम लिया ना, वो एकदम जैसे पता लग जाता है बंदा इम्प्रेस हो गया यार उनकी शक्ल से। वो बड़े एक्साइटेड हो गए, कहते अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, कहते चैनल है आपका। मैंने कहा हाँ जी चैनल भी है। तो खैर ये उन्होंने फिर उसके बाद पूछते कि मतलब फिर उन्होंने ये भी पूछा अगला सवाल, कहते यूट्यूब से कुछ पैसा भी कमाते हो क्या। मैंने ऑनेस्टली ईमानदारी से उनको ये बोल दिया, मैंने कहा बहुत कम, मतलब इतना भी नहीं कि मेरे खर्चे पूरे हो सकें। भाई मैं जब ये बोल रहा था ना, तो पीछे बंदे वो सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो वीज़ा ऑफिसर के सामने ये कह रहा है कि मैं कमाता ही नहीं पैसा मैंने कहा बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब इतना नहीं मेरा वो यूट्यूब का लेवल है मेरा कि मैं बहुत इतना कमा रहा हूँ कि सारे मेरे एक्सपेंसेस यूट्यूब से जा रहे हैं। तो मैंने कहा लेकिन मेरा अपना काम है साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो मेरे जो भी उधर से मेरी इनकम होती है उसको यूज़ करते हुए मैं घूमता हूँ। तो कहते अच्छा। तो फिर उसके बाद अब देखो यूट्यूब पे सवाल कैसे पूछे उन्होंने। ये सवाल से लगता है कि मुझे लगा कि अब जैसे सवाल आपको बताता हूँ डायरेक्टली, कहते वीडियोस कब डालते हो इसमें। भाई ये बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी यूट्यूब ब्लॉगर बन सकता है, चैनल ही खोलना है, लेकिन आप उसमें जब वीडियो ही नहीं डाल रहे, लेकिन आप उधर जाके बोल दोगे कि भाई हाँ मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, ऐसा नहीं चलता ना। तो उन्होंने पूछा कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी वीडियो डालने की। मैंने बताया उनको जैसे ऐसे डालता हूँ मैं। फिर उसके बाद कितने साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, कब से चैनल पे काम कर रहे हो। ठीक है, मेरा सिर्फ चैनल का था, मैंने उसके आधार पर ये सारी अपनी पोजीशनिंग रखी हुई थी। फिर उसके बाद कहते हैं कि यूएसए में बताइए कहाँ जाएंगे। तो मैं यूएसए में कुछ जगहें मैंने सोच रखी थी। मैंने कहा पहले तो ऑब्वियसली न्यूयॉर्क जाऊँगा, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर हो गया, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हो गया, सारा देखूँगा। उसके बाद मेरी इच्छा बड़ी है वाइट हाउस जाने की। मैं बचपन से देखा हुआ भाई वाइट हाउस, तो मैं एक बार वाशिंगटन डीसी जाना चाहता हूँ वाइट हाउस देखने के लिए। उसके बाद वहाँ से मैं चला जाऊँगा एलए जाके थोड़ा घूमूंगा, हॉलीवुड वो जो साइन बना हुआ हिल पे वो देखेंगे, वॉक ऑफ फेम है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, उसको देखूंगा। और अगर थोड़ा सा भी बाद में टाइम बचा मेरे पास तो आसपास भी मैं कुछ घूमना चाहूँगा कुछ एरियाज। कहते अच्छा। तो ये सारा उनको मैंने प्लान बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद कहते कि आप रहते कहाँ हैं, इंडिया में। मैंने कहा हाँ इंडिया में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ अपार्टमेंट में अपने, और वहीं काम है मेरा दिल्ली में। तो ये सब कुछ फिर उसका काम वाम का पूछा। तो ये इंटरव्यू का सारा जो प्रोसेस था मेरे ख्याल से 12-14 मिनट चला होगा। हाँ, फिर आपके इंडिया के बारे में पूछा था, इंडिया में कहाँ रहते हो, वो जहाँ रहते हो वो घर किसका है। ठीक है ना, ये बड़ा एक टिपिकल सवाल था। कहते वो डू यू ओन दैट हाउस, तो ये भी उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद फिर मैंने बता दिया कि मैंने कहा उधर अच्छा सा सेटअप है, सब कुछ काम धाम ही उधर है, मेरी फैमिली पेरेंट्स मतलब मेरे जो मम्मी पापा वो भी सारे उधर ही है। तो उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि ओके आई एम इशूइंग यू अ वीज़ा, आपका मैं पासपोर्ट अपने पास रख रहा हूँ। तो आपका जो पासपोर्ट है ना, कल सुबह 11:30 बजे आकर आप यहाँ बाहर से कलेक्ट कर सकते हो। उस पर हम वीज़ा स्टैंप लगा के आपको दे देंगे।
तो भाई बड़ी खुशी हुई सुन के। मैं तो अंदर मतलब उछलने जैसी हो गई थी, लेकिन मैं सीरियसली चुप करके ऐसे मतलब बन के खड़ा रहा कि जैसे ठीक है भाई, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, वीज़ा दे दिया। खैर ये हुआ सारा प्रोसेस मेरा। वीज़ा पासपोर्ट आ चुका है मेरे पास, स्टैम्प्ड है, वीज़ा लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो मेरा ये वीज़ा था ना, जो मेरा पूरा प्रोसेस था, मुझे लगा कि ये सारा लगा है मेरे जो ब्लॉगिंग की वजह से। मैंने इसको अपने आसपास ही रखा ब्लॉगिंग के इस पूरे इंटरव्यू को, और सवाल भी मुझसे बस वैसे ही पूछे गए थे। हालांकि मेरे काम के बारे में सवाल पूछे गए। अब आपको थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। मेरे जो साथ में पीछे वाला जो वीज़ा जिसका इंटरव्यू हो रहा था ना भाई, उसका केस ये हुआ कि उस बंदे का भी 15 मिनट इंटरव्यू चला। आखिर में वीज़ा ऑफिसर ने उनको ये कहा कि भाई आपका ना पासपोर्ट मैं वापस दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो स्टेटस है मैं अभी आपको ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ वीज़ा के लिए, ना रिजेक्ट कर रहा हूँ। आपका मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ प्रोसेसिंग में। और उन्होंने ये भी तक बोल दिया, कहते हैं ये प्रोसेसिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कई महीने लग सकते हैं, तो इसलिए आपको महीनों तक के लिए रेडी रहना पड़ेगा वेट करने के लिए। अगर कुछ हमारी तरफ से कुछ हुआ हम आपको मेल कर देंगे, अन्यथा आप पासपोर्ट लेके जा सकते हो, वेट करो घर पे बैठ के। भाई बताओ, अब ये अगर ऐसा केस हो जाए, इसको तो देख के मैं डर गया। मैंने कहा भाई ये अपना ही ना कुछ ऐसा तिकड़म से मच जाए कि भाई वेट करो, अब पता नहीं कितने महीने तक वेट करते रहो, उसके बाद यूएस का एम्बेसी का कभी जवाब आएगा, देखेंगे। तो एक और बंदा था, वो फैमिली के साथ अपना मतलब पता नहीं जाना चाहता था बाहर, उसका रिजेक्ट हुआ। एक बंदे को इनविटेशन लेटर था बाहर से बिज़नेस का, कुछ वो बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी चाहता था, उसका रिजेक्ट हुआ। जो ये 3-4 रिजेक्ट हुए ना, वो देख के बंदा वैसे ही फिर ढीला पड़ जाता है। मैंने ये सोच रखा था, मैंने कहा यार, मैंने फिर प्लान करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा इस बार जब रिजेक्ट होगा ना तो 6 महीने बाद किसी दूसरी शेंगन कंट्री से अप्लाई करूँगा, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे शेंगन में। लेकिन नहीं, फॉर्चुनेटली वीज़ा लग गया, बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया यूएस एम्बेसी का कि उसने मुझे इस लायक समझा कि वीज़ा देने के लायक हूँ और उनका कंट्री घूम सकता हूँ। और इस वक्त तो खैर यूरोप घूम रहा हूँ शेंगन में, कुछ नहीं पता कि कब यूएस का चक्कर लग जाए, क्या पता मैं यहीं से वहाँ चला जाऊँ। लेकिन खैर आप वीडियोस देखते रहो, बड़ा अच्छा लगता है जुड़ के रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बिजनेस में ये वीडियो मैं बीच में इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अपडेट मिल जाए। भाई मैं सोच रहा था कि जैसे लिथुआनिया जैसे कंट्री है, इसमें 1 दिन की वेटिंग टाइम है। क्यों है? शायद इसलिए है क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं होगा। वैसे ही बुरे हाल है, माइनस में टेम्परेचर है, -10 डिग्री है, ना तो कोई यहाँ घूमने आता होगा। इस देश का वैसे इतना नाम नहीं है टूरिज़्म में, वैसे ही कोई घूमने नहीं आता होगा, और दूर कोने में कहीं फंसा हुआ कंट्री है। तो शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि रश नहीं था, जितने थे सारे फॉरेनर्स ही थे यहाँ, और इसलिए शायद वीज़ा लग गया मेरा जल्दी। मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है वो सारी। बताओ, पूरे इस प्रोसेस को मैं हैरान हूँ यार कि 2-3 दिन लगे होंगे, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन में वीज़ा अपने लग के अपने हाथ में आ गया। तो भाई बस प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हो। स्नोइंग शुरू हो चुकी है दोबारा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।